हेलो गाइस, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। तो गाइस, आज हम क्वेश्चन ऑफ द डे आपके यूपीएससी मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द हिमालयन इकोलॉजी। कि आपने ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट बताना है, लेकिन सिर्फ हिमालयन वाले रीजन में, जो हिमालयन एनवायरनमेंट है या हिमालयन वाला जो एरिया है, जो इकोलॉजी है, हिमालयन इकोलॉजी है, उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग का, वो आपने जो है वो आज बताना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक बेटर आंसर जो है वो लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन करनी है, इसको स्टार्ट करना है। किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं? द हिमालयन इकोसिस्टम इज फ्रेजाइल एंड डाइवर्स। ठीक है, आपने पहले हिमालयन के बारे में बताना है। देन इट इंक्लूड्स ओवर 51 मिलियन पीपल हु प्रैक्टिस हिल एग्रीकल्चर एंड रिमेन्स वल्नरेबल। द हिमालयन इकोसिस्टम इज वाइटल टू द इकोलॉजिकल सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन लैंड मास। जैसे कि आपको पता है कि जो हिमालयन रीजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इंडियन लैंड मास की सिक्योरिटी के लिए, थ्रू प्रोवाइडिंग फॉरेस्ट कवर, feeding perennial rivers that are the source of drinking water, irrigation, hydropower, conserving biodiversity, providing a rich base for high value agriculture and spectacular landscapes for sustainable tourism। तो ये देखिए, इतना सब कुछ जो है हिमालयन इकोलॉजी से ही हमें मिलता है। उसके बाद आप लिख सकते हो द हिमालयन इकोसिस्टम जो है दैट इज वल्नरेबल एंड ससेप्टेबल टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग, दैट रिजल्टिंग लार्जली फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक एमिशन। की जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं उसकी वजह से जो है वो हिमालयन इकोसिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आपका जैसे क्लाइमेट चेंज होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। तो जब क्लाइमेट चेंज होता है तो उसके बाद जो इसका असर है वो आपके पूरे हिमालयन इकोसिस्टम को देखने को मिलता है। क्लियर? उसके बाद आता है इम्पैक्ट। कहाँ कहाँ इसके इम्पैक्ट जो है वो किधर किधर पड़ रहे हैं। तो पहला आएगा इम्पैक्ट ऑन एग्रो इकोसिस्टम, कि इम्पैक्ट जो है वो आपके एग्रो इकोसिस्टम में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है हिमालयन रीजन में जैसे एप्पल फार्म होते हैं, तो एप्पल फार्म वर्कर्स जो है हिमालयन रीजन के, वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो एप्पल की कल्टीवेशन है दैट शिफ्टेड टू हायर एल्टीट्यूड्स एंड एप्पल यील्ड मेनली लोअर एल्टीट्यूड डिक्लाइन ड्यू टू इनएडुकेट चिलिंग एज द टेम्परेचर एट लोअर एल्टीट्यूड इज राइजिंग ड्यू टू वार्मिंग इन हिमाचल प्रदेश। जैसे हिमाचल की बात करें तो जो लोअर लेवल पे, जो लोअर एल्टीट्यूड्स पे जो जगह है जहाँ पे पहले एक टाइम पे बहुत सेब हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पे क्या है कि अब टेम्परेचर बढ़ गया है, जो आपका एवरेज टेम्परेचर है वो राइज कर गया, इंक्रीज कर गया, जिसकी वजह से अब जो एप्पल की जो कल्टीवेशन है वो आपकी थोड़े हायर एल्टीट्यूड में जो है वो शिफ्ट होगी, जिसकी वजह से आपके फूड सिक्योरिटी में आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो आपकी सप्लाई होगी, जो आपका प्रोडक्शन होगा वो भी इफेक्ट होगा, वो कम होगा तो फार्मर्स के लिए एक लॉस का जो है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद अदर इम्पैक्ट की बात करें तो रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन के लिए पानी कम हो रहा है, क्योंकि एक्सट्रीम ड्रॉट जो है वो आपको देखने पड़ रहे हैं। रेनफॉल सीजन जो है शिफ्ट हो गया है, स्नोफॉल इतना नहीं हो पा रहा है ना। और ये जो फैक्टर दैट लेड टू लॉस इन एग्रो डाइवर्सिटी एंड चेंज इन क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हिमालयन रीजन में क्रॉप्स और क्रॉपिंग का जो पैटर्न है वो भी जो है वो हमारा चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी में जो है वो आपका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, कि फॉरेस्ट में क्या हो रहा था। अगर हम देखें वेस्टर्न हिमालयन माउंटेन्स में, ठीक है, तो अर्ली फ्लावरिंग ऑफ सेवरल मेंबर्स ऑफ रोजेंस एंड रोडोडेंड्रंस, जो कि आपको पता है हिमाचल का एक स्टेट फ्लावर भी है, हैज ऑफन बीन लिंक्ड विद ग्लोबल वार्मिंग, इनको जो है वो ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा इफेक्ट कर रही है। इंक्रीज्ड इंसिडेंसेस ऑफ फॉरेस्ट फायर हो रहा है, कि इस साल अगर आप हिमाचल में देखोगे तो 50% से ज़्यादा जंगल जो है वो इस बार अफेक्ट हुआ है जंगल की आग से। तो ये सारा जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग इन द हिमालय रीजन। आगे बात करें फ्लोरा एंड फोना, तो देखिए यहाँ पे फ्लोरा एंड फोना काफ़ी जो है वो इससे अफेक्ट हो रहे हैं, इम्पैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन जो है वो स्पीशीज का बढ़ चुका है, दैट हैव अ नैरो जियोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक रेंज। उसके बाद थ्रेटेंड एंड एंडेमिक स्पीशीज जो है वो मोस्ट वल्नरेबल है, वाइल इन्वेजिव स्पीशीज फ्रॉम वार्मर रीजन्स विल कंसोलिडेट एट द एक्सपेंस ऑफ एग्जिस्टिंग लोकल कम्युनिटीज। तो मतलब कि अगर हम ऑल ओवर देखें तो जो आपका फ्लोरा एंड फोना है, जो आपके एनिमल्स एंड प्लांट्स के स्पीशीज है, वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं आपके ग्लोबल वार्मिंग से, जो कि आपके हिली एरियाज में हिमालयन रीजन में जो वहाँ पे लोकल फ्लोरा एंड फोना पाए जाते थे वो अब एक्सटिंक्शन की जो है वो उस पर आ चुके हैं, कि काफ़ी जो है वो एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं और काफ़ी एंडेंजर्ड हो चुके हैं। ठीक है, आगे आता है इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज। तो देखिए, आपको पता होगा कि हिमालयन रीजन्स में आपके कुछ नेचुरल वाटर स्ट्रीम्स होते हैं, नेचुरल आपके जो है वो पानी के जो है झरने आपको वहाँ पे मिलेंगे, पानी के सोर्सेज जो है वो आपको वहाँ पे मिलेंगे, ओपन वाटर जो होते हैं, फ्रेश वाटर जो होता है, तो उन सोर्सेज में भी जो है वो काफ़ी गिरावट देखने को मिली है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, कि वहाँ पे देखो, यहाँ पे फास्टर रिसेशन हो रहा है ग्लेशियर्स का, ठीक है, विच इंक्रीज इन द नंबर एंड एक्सटेंट ऑफ ग्लेशियल लेक्स
ठीक है। तो ग्लेशियस लेक बनती है तो वहां पे फिर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स भी जो है वो आती है, जो कि काफी डिजास्टर लेकर आती है अपने साथ। तो इस बार आपने देखा होगा हिमाचल में भी यही हुआ, जब बादल फटा रामपुर बुशहर में, आपके डिस्ट्रिक्ट शिमला में, तो वहां पे भी यही चीजें आपको देखने को मिली कि कितना जो है वो आपको डाइवर्सिटी का लॉस हुआ, कितना आपको जो है वो लॉस देखने को मिला। उसके बाद आता है सोशियो इकोनॉमिक एंड हेल्थ इंपैक्ट। ठीक है, कि सोशियो इकोनॉमिक एंड हेल्थ में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली जब आपके किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, हीट ज्यादा होगी, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, एयर में पॉल्यूशन होगा, तो वहां पे सेवरल आपको जो है वो बॉडी डिसीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो है वो आपकी ओवरऑल हेल्थ को इंपैक्ट करता है। ओवरऑल हेल्थ इंपैक्ट करेगा तो आपकी सोशल स्टेटस जो है वो, आपका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस भी आपका क्या होगा, अफेक्ट या इंपैक्ट जो है वो इससे जरूर होगा। अब अगर हम आगे बात करें इसके वे फॉरवर्ड क्या है, किस तरह से इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं आंसर को, तो आप लिख सकते हैं नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। जो ये है एक यूनिक मिशन है एंड इट शुड डेवलप सेल्फ सस्टेनिंग नॉलेज। ये क्या करता है, एक सेल्फ सस्टेनिंग नॉलेज जनरेट करता है, नेटवर्क को बनाता है, विच आर कैपेबल ऑफ परमानेंटली कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल एफर्ट्स फॉर सस्टेनिंग अ फ्रेजाइल हिमालयन इकोसिस्टम, जो कि आपकी हिमालयन इकोसिस्टम की जो सस्टेनेबिलिटी है उसको मेंटेन करके रखेगा। एंड इट नीड्स टू प्रोवाइड अ टाइम बाउंड एक्शन प्रोग्राम फॉर अ लॉन्ग टर्म सेल्फ सस्टेनिंग नेशनल एक्टिविटी। ये सारा क्या करेगा, आपका एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बना के रखेगा, लॉन्ग टर्म जो वो हिमालयन का इकोसिस्टम मेंटेन करके रखेगा। इसके अंदर हम जितने प्रोग्राम्स चलाएंगे, जितने इनिशिएटिव्स लेंगे, वो सारे जो है वो आपके बेनिफिशियल रहेंगे आपके हिमालयन इकोसिस्टम या इकोलॉजी के लिए। क्लियर गाइस? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को जो हो बेटर तरीके से लिख सकते हैं विद एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। मिलते हैं नेक्स्ट कल किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।